हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो गाइस, विजन की 21 एंड 22 फरवरी की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन माइग्रेंट लेबर्स प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग। ठीक है, तो गाइस क्योंकि देखो कोविड-19 आया, फिर लॉकडाउन आया, उसकी वजह से माइग्रेंट लेबर्स ने काफी ज्यादा सफर किया, जिसकी वजह से पहली बार इनके लिए कुछ नेशनल पॉलिसी बनाई गई है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। ये जो हमारी न्यूज है सोशल इश्यूज में कवर होगी, आइदर इन GS1 और GS2। ठीक है, अब माइग्रेशन क्या होता है आप सबको पता ही होगा। माइग्रेशन मतलब कि अगर आप अपनी किसी जो होम सिटी से किसी और सिटी में आप अगर माइग्रेट करते हो, दिस इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन इट इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अवे फ्रॉम देयर यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस। जहां आप रहते हो यूजुअली, वहां से आप कहीं और मूव करते हो, आइदर इंटरनल या तो विद इन द कंट्री आप मूव कर रहे हो। लाइक इफ यू आर लिविंग इन अ दिल्ली और यू आर मूविंग टू मतलब कि बेंगलोर, देन इट इज कॉल्ड एज इंटरनल माइग्रेशन। और अगर आप इंटरनेशनल मूव कर रहे हो, लाइक इफ यू आर गोइंग फ्रॉम इंडिया टू कनाडा, देन इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन। ठीक है, अगर हम 2011 का सेंसस देखें तो इंडिया में नियर अबाउट 45.6 करोड़ माइग्रेंट्स हैं 2011 में। ठीक है, मतलब कि इंडिया की जो 38% पॉपुलेशन है वो क्या करती है? माइग्रेट करती है। इसके अलावा जो 99% जो माइग्रेशन हो रही है वो इंटरनल हो रही है। मतलब कि इंडिया के अंदर ही 45.6 करोड़ में से 99% लोग इंटरनली माइग्रेट करते हैं। इसके अलावा जो इमिग्रेंट्स मतलब कि इंटरनेशनल जो माइग्रेंट्स हैं वो ओनली 1% है। ठीक है, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 के अकॉर्डिंग जो भी एस्टेब्लिशमेंट्स इंटरस्टेट माइग्रेंट्स को क्या करती हैं? हायर करती हैं, उनको रजिस्टर करना होता है। मतलब कि क्या है, देखो इस एक्ट के अंदर क्या होता है, जो भी कंपनीज हैं जो क्या करती हैं, लाइक सपोज करो अगर कोई कंपनी कहाँ पे है, जैसे कर्नाटक ही ले लो, बेंगलोर में है। ठीक है, अगर वहां पे बेंगलोर में कोई बंदा यूपी से काम करने आया, हरियाणा से काम करने आया है, ठीक है, तो क्योंकि वो इंटरस्टेट अगर माइग्रेट कर रहे हैं तो उनको उस केम में क्या करना होता है? अपनी कंपनी में उनको रजिस्टर्ड करना पड़ता है। एज वेल एज जब भी जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो रिक्रूटेड किए जाते हैं वर्क्स के लिए, उनको भी हमें लाइसेंस प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने रिसेंटली एक लॉन्च किया है पैन इंडिया सर्वे ऑन माइग्रेंट लेबर्स along with 4 other सर्वे। ये हमने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने 4 सर्विस निकाले हैं, जिसमें हमने जो गैप था उसको ब्रिज किया है माइग्रेंट लेबर्स के डाटा पे। ठीक है, ताकि हम डाटा कलेक्ट कर सके माइग्रेंट वर्कर्स में, इंक्लूडिंग वर्कर्स इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी। ठीक है, ये अभी हमने बेसिक पढ़ लिया माइग्रेशन होता है क्या। न्यूज में क्या जरा हम देखते हैं। देखो अभी क्या मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कोविड-19 की वजह से क्या है, कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन हो गया। ठीक है, देखो अभी क्या ये जो नेशनल पॉलिसी ऑफ माइग्रेंट लेबर्स बनाया गया है, ये क्यों बनाया गया है? क्योंकि कोविड-19 आया, उसकी वजह से क्या हुआ है, इस जो पॉलिसी में क्या है, कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कहां से, इस पॉलिसी को तैयार करने में जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो किस किसके इंक्लूड है। एक तो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, एक है UN हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, UN हैबिटेट एंड WHO। इन 4 ऑर्गेनाइजेशंस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इसमें इंक्लूड है। ठीक है, ड्राफ्ट पॉलिसी ने ये बताया किस तरह से हम राइट बेस्ड अप्रोच को यूज कर सकते हैं, जिसमें हम माइग्रेंट्स का पोटेंशियल यूज कर सकते हैं रेदर देन हैंडआउट्स एंड द कैश ट्रांसफर। मतलब कि आपको पता है जैसे लॉकडाउन की वजह से जो माइग्रेंट लेबर्स हैं वो अपने अपने घर वापस आए, तो हमने क्या किया उनको, ताकि उन लोगों को फूड की कमी ना हो, फूड सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए हमने वन नेशन वन राशन कार्ड यूज किया। ठीक है, या फिर हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी चीजें यूज करी। ठीक है, ये हमने क्यों करी? ताकि वो लोग कुछ दिक्कतें फेस ना कर सके। ठीक है, तो हम लोगों ने कौन सी अप्रोच यूज करी? या तो कैश ट्रांसफर अप्रोच या तो हैंड आउट अप्रोच। तो इस ड्राफ्ट पॉलिसी में ये है कि हम किस तरह से ये जो पॉलिसीज को यूज करने की बजाय हम राइट बेस्ड अप्रोच यूज कर सके। मतलब कि देखो अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट अपना एक तरह से वेलफेयर मेजर्स लेके आ रही है। ठीक है, अब वेलफेयर मेजर्स करेगी तो जो गवर्नमेंट क्या है वो अपना एक्सपेंडिचर करेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम राइट बेस्ड अप्रोच यूज करेंगे तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें माइग्रेंट लेबर के पोटेंशियल को हम पहले पता करेंगे कि उनका क्या पोटेंशियल है, तो उनके थ्रू हम क्या करेंगे, अपनी उनको तो हम एम्प्लॉयमेंट भी यूज करेंगे, उनको हम एम्प्लॉय भी कर सकते हैं और उनसे हम काम भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होएगा, गवर्नमेंट का एक्चुअली में एक्सपेंस ना होने की जगह क्या होएगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, तो ह्यूमन राइट बेस्ड अप्रोच में क्या होता है, हम लोगों को एम्पावर करते हैं कि आप अपने राइट्स को जानो और क्लेम करो और अपनी एबिलिटी को इंक्रीज करो। हर एक इंडिविजुअल्स की, इंस्टीट्यूशंस की अकाउंटेबिलिटी को हम इंक्रीज करते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिस्पेक्टिंग, प्रोटेक्टिंग एंड फुलफिलिंग राइट्स।
अभी ये जो ड्राफ्ट आया किसका, नेशनल पॉलिसी ऑन माइग्रेंट लेबर, इसमें क्या क्या प्रोपोजल है जरा हमने देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप है, मतलब कि जो भी मेजोरिटी है उनकी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना है टुवर्ड्स वेलफेयर ऑफ द माइग्रेंट लेबर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। ठीक है, मतलब जिस स्टेट में जब से जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, वहां सबसे ज्यादा जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, मतलब कि वहीं के ओरिजिनेटेड हैं, ठीक है, तो वहां पे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी को हमें बढ़ाना है ताकि वो उन वर्कर्स के वेलफेयर में अच्छे से काम कर सके। इसके अलावा हमें जो इंटर स्टेट माइग्रेशन मैनेजमेंट बॉडीज हैं उनको कुछ की माइग्रेशन कॉरिडोर को कवर करना है, मतलब कि वो स्टेट जहां सबसे ज्यादा माइग्रेट होते हैं, जैसे यूपी, मुंबई, बिहार एंड दिल्ली, वेस्टर्न ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात एंड ओडिशा एंड गुजरात। इसके अलावा हमें क्या करना है, माइग्रेंट्स को कहाँ इंक्लूड करना है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम्स में, अर्बन सेंटर में। इसके अलावा स्टेट्स को कुछ माइग्रेंट वर्कर्स के रिलेटेड एक सेक्शन को एस्टेब्लिश करना होगा उसके लेबर डिपार्टमेंट में। इसके अलावा हमें कुछ सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स भी इनके लिए चलाने चाहिए अक्रॉस स्टेट बोर्ड। देखो जैसे अभी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, उसके अंदर क्या है कि हम इन लोगों को क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ड्राफ्ट ने कुछ हाईलाइट किया कि किस तरह से हम मनरेगा जैसे प्रोग्राम या स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन जैसे प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं, और ये भी बताया कि कहीं ना कहीं ये जो प्रोग्राम्स हैं ये फेल हुए हैं टू चेक आउट माइग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कॉल्स फॉर वन नेशन वन स्टैंडर्ड। ठीक है, ये जो न्यूज है गाइस अगेन हमारी सोशल इश्यूज में कवर होगी। अभी जो मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है उन्होंने वन नेशन वन स्टैंडर्ड की बात की है। ठीक है, देखो अभी क्या करते हैं हम, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए मार्क्स अलग अलग हैं। ठीक है, लाइक अगर ज्वेलरी है तो उसके लिए कुछ और मार्क्स हैं। ठीक है, अगर जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए ISI मार्क है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए एग्री मार्क है, फूड प्रोडक्ट्स के लिए कुछ और मार्क है। ठीक है, हम चाहते हैं डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए एक ही जैसा मार्क हो। ठीक है, तो आइडिया ये इंश्योर कर रहा है कि जो भी क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो हम कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करवा सके, कंज्यूमर्स के पास एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स और क्वालिटी सर्विसेज अवेलेबल रहे। तो और हम क्या चाहते हैं कि जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो इंडियन स्टैंडर्ड्स पे मिले, मतलब कि जैसे चाइना के प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में कितने ज्यादा आते हैं लेकिन उनकी वो क्वालिटी नहीं होती, या फिर उन प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो इंडिया के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं होती। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि अगर कोई इंपोर्टेड माल भी आ रहा है वो इंडिया के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कंज्यूमर के पास पहुंचे। ठीक है, एक स्टैंडर्ड क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट होगा जो प्रोवाइड करेगा कि हम किस प्रॉब्लम, जैसे अगर देखो स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड हो। ठीक है, मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो उसमें, और अगर प्रॉब्लम हो तो उसकी वो सोल्यूशन के साथ आए। ठीक है, इसमें कुछ हम स्पेसिफिकेशन दे सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसका क्या प्रोसीजर है, कुछ गाइडलाइंस होना चाहिए जिसमें हम इंश्योर कराएं कि ये जो प्रोडक्ट है या फिर जो सर्विसेज है या इकोसिस्टम है वो सेफ है, कंसिस्टेंट है और रिलायबल है। ठीक है, करंटली जो ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, ये एक नेशनल बॉडी है जो स्टैंडर्ड्स को फ्रेम करती है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या, कोई प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, लाइक आप ब्रांडेड कपड़े डालते हो, क्यों, क्योंकि उसका एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, BIS हमारी इंडिया में एक नेशनल बॉडी है, इट इज द ओनली नेशनल बॉडी जो इन स्टैंडर्ड्स को क्या करता है, फ्रेम करता है। लेकिन जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस या जो डिफरेंट PSUs है, दैट इज द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो भी कुछ स्टैंडर्ड्स को डेवलप करती है अपने स्पेसिफिक डोमेन्स में। ठीक है, इसके अलावा जो BIS है वो इन प्रोडक्ट्स को रेगुलेट नहीं करता है जो इनके साथ रजिस्टर्ड होते हैं, विच आर नॉट रजिस्टर्ड विद इट। ठीक है, जो BIS के साथ प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड नहीं है उनको रेगुलेट नहीं करना, इवन इन द केस ऑफ मैंडेटरी स्टैंडर्ड। ठीक है, लाइक अगर कोई प्रोडक्ट है उसको बोला हुआ है कि इसका मैंडेटरी स्टैंडर्ड पे आना चाहिए, लेकिन अगर वो BIS के साथ वो प्रोडक्ट रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको रेगुलेट नहीं करेगा। अब आप देख सकते हो क्या इंडिया में कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो अप्लाइड होते हैं, जैसे ISI मार्क, इसको कौन सर्टिफाई करता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये किसके लिए होता है, ये मेनली इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए होता है ऑन आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, लेकिन और इसके अलावा कुछ और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स में भी होता है, लेकिन ये कुछ उनके लिए वॉलंटरी, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए तो ISI मार्क बिल्कुल नेसेसरी है, मैंडेटरी है, लेकिन कुछ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए ये वॉलंटरी है, इट इज नॉट मैंडेटरी, कंपल्सरी नहीं है। इसके अलावा जो एग मार्क होता है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में होता है, ये कौन सर्टिफाई करता है, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। ये इंडिया में लीगली एनफोर्स हुआ था किसके द्वारा, बाय एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट ऑफ 1937 के द्वारा, जिसको 1986 में अमेंड किया गया था। इसके अंदर कौन कौन सी कमोडिटीज है जिसको हम मार्क करते हैं, जैसे पल्सेस होगी, सीरियल्स, असेंशियल ऑयल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। नेक्स्ट है फ्रूट प्रोडक्ट्स ऑर्डर मार्क, ये कौन सर्टिफाई करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है,
इसमें क्या होता है, ये उन प्रोडक्ट्स को, जो भी फूड, जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोसेस्ड फूड मतलब कि फ्रूट्स को आपने फूड प्रोसेसिंग करके कुछ फाइनल प्रोडक्ट बनाया, जैसे आपका बेवरेजेस हो गए, देखिए आपकी जो रियल जूस आ गए, ठीक है, जैम्स हो गए या क्रशेस एंड स्क्वैशेस आ गए, कुछ आपके पिकल्स, अचार वगैरह आ गया, तो इन पे जो मार्क होता है वो कौन सा होता है, फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर मार्क होता है, जिसको कौन सर्टिफाई करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है, जो फॉलो करता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट ऑफ 2006। ये गारंटी करता है कि जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया गया है वो फूड सेफ एनवायरमेंट में मैन्युफैक्चर किया है, हाइजीन एनवायरमेंट में मैन्युफैक्चर किया गया है, इसलिए और ये कंजप्शन के लिए बिल्कुल फिट है, ठीक है। नेक्स्ट है BIS हॉलमार्क, ये आप सबको पता ही होगा, ये ज्वेलरी में होता है और इसको कौन सर्टिफाई करता है, अगेन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये हॉलमार्क सिस्टम है ताकि हम जो प्रीशियस मेटल जैसे गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी है उसको सील कर सके, जो उस मेटल की प्योरिटी को सर्टिफाई करता है। इसके अलावा जो ये ज्वेलरी को कंफर्म करता है कि हाँ ये उस स्टैंडर्ड की है जो BIS के द्वारा सर्टिफाई किया गया है। नेक्स्ट है इंडियन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। देखो ये कौन सर्टिफाई करता है, अपेदा, दैट इज द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखो ये किसके लिए, ये मार्क हम किसको देते हैं, देखो नाम से समझ में आ रहा है, ऑर्गेनिक, ठीक है, जो हमारे इंडिया में जो ऑर्गेनिकली फूड को प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है उन प्रोडक्ट्स को हम क्या करते हैं, सर्टिफाई देते हैं। ये सर्टिफाई करते हैं कि जो भी ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट है वो एज पर नेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग है, और इसके द्वारा ही इसको क्या किया जाता है, सर्टिफाई करता है, जो 2000 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है सोलर आउटशाइंस विंड पावर इन टोटल कैपेसिटी। गाइस ये जो हमारी न्यूज है एनवायरमेंट सेक्शन में कवर होगी। अभी की जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के डाटा के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जो सोलर पावर का जो हमारे पास टोटल कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, वो कितनी है, 38,794, जबकि जो हमारी टोटल विंड पावर कैपेसिटी है वो कितनी है, 38,684 मेगावाट। मतलब कि सोलर पावर थोड़ी सी विंड पावर से ज्यादा हमारे पास कैपेसिटी है, ठीक है। इन कंपैरिजन अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो सोलर की जो कैपेसिटी थी वो ओनली 18 मेगावाट थी, जबकि विंड पावर की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वो कितनी थी, नियर अबाउट 13,000 मेगावाट, ठीक है। अभी क्या रीजन है कि 10 साल बाद की सोलर की जो कैपेसिटी है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि विंड की कैपेसिटी को भी उसने क्या कर दिया, ओवरटेक कर लिया। रीजन यही है कि सबसे पहले कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, जैसे नेशनल सोलर मिशन हो गया, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन हो गया, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा संरक्षण एवं उत्साहन महाभियान योजना हो गया। तो ये सब योजनाएं क्या करती हैं कि सोलर पावर को क्या करती है, बोलती है कि भी आप सोलर पावर को ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल करो, ज्यादा से ज्यादा यूज करो। इसके अलावा लैंड सर्टेनिटी, क्योंकि ड्यू टू द सोलर पार्क पॉलिसी इसके अंदर क्या है, हमने लार्ज जो ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड है उसको आइडेंटिफाई किया है। मतलब कि इसमें यही है कि जो मेनली बैरन लैंड है उसको हमने आइडेंटिफाई किया कि जहां पे हम क्या कर सके, सोलर कैपेसिटी को अपने बिल्डअप कर सके। इसके अलावा सोलर एनर्जी पर हमने जो तारीफ है उसको लोअर रखी गई है, ड्रॉपिंग बिलो ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से क्या है, लोग सोलर एनर्जी को ज्यादा जल्दी अडॉप्ट कर रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर एलियंस का रोल, ताकि हम सोलर एनर्जी को स्केल अप कर सके। ये इंटरनेशनल सोलर एलियंस एक कंडीशन, इट इज हेल्पिंग टू क्रिएट द कंडीशन, ताकि हम क्या कर सके, सोलर एनर्जी को डिप्लॉय कर सके। देखो इंटरनेशनल सोलर एलियंस के अंदर क्या है, मेनली इसमें भी यही कि हम सोलर एनर्जी की कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, लार्ज स्केल पे इसको रियलिटी बना सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो फंडिंग देती है, जो भी इनको डेवलप कर रहे हैं और जो भी इनको डिप्लॉय कर रहे हैं। इंडिया का टारगेट क्या है कि 2022 तक हम अपनी 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को क्रिएट कर सके, जिसके अंदर 100 गीगावाट की जो पावर है वो सोलर एनर्जी का प्रोपोर्शन हो, ठीक है। हाउएवर की कंसर्न क्या है कि हम कहीं ना कहीं चाइना पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, किसके लिए, सोलर सेल्स के लिए, पीवी सेल्स के लिए और सोलर मॉड्यूल्स के लिए, क्योंकि चाइना से हमारे पास नियर अबाउट 80% इंपोर्ट्स आते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लॉन्च की गई है, दैट इज द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ताकि हम सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स में इंडिया को आत्मनिर्भर बना सके। और हम काफी बार ये पढ़ चुके हैं PLI स्कीम, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी ब्रेकअप आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी यूपीएससी पूछ लेता है कि हमारे इंडिया में शेयर किसका ज्यादा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो देख लेते हैं, सबसे ज्यादा किसका है, विंड का है, ठीक है। और सोलर अभी तो हमने पढ़ा सबसे ज्यादा हमारा सोलर का कितना, नियर अबाउट 38,794, ये हमने रिन्यूएबल एनर्जी में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कितना है, विंड का कितना, 38,683 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास किसका है, बायोमास का, जब काउ डंग वगैरह से बनाते हैं, ठीक है, विच इज नियर अबाउट 10,145 मेगावाट। एंड सबसे कम किसका है, स्मॉल हाइड्रो, दैट इज 4,558 मेगावाट, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, गवर्नमेंट अप्रूव्स 8 टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स
वर्थ ₹2300 करोड़। गाइस ये जो हमारी न्यूज है इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी। अभी क्या है, गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है 8 कंपनीज जो टॉय मैन्युफैक्चर करेंगी, जिसकी कीमत कितनी है 2300 करोड़ रुपए। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 3 क्लस्टर्स, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, 2 राजस्थान में। देखो 8 क्लस्टर्स है मेनली, जिसमें से 3 जो है मध्य प्रदेश में होंगे, 2 राजस्थान में होंगे, 1 कर्नाटका में होगा, 1 यूपी में होगा, 1 तमिलनाडु में होगा। ये 8 की 8 स्टेट्स कहाँ पे होगा, मतलब कि 8 क्लस्टर्स कौन कौन से स्टेट में होगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये जो क्लस्टर्स क्या करेंगे, टॉयज को बनाएंगे, किस से, वुड से बनाएंगे, पाम लीफ से, बम्बू से या फैब्रिक से। ठीक है, क्लस्टर जो डेवलप किए जाएंगे वो किस एग्जिस्टिंग स्कीम्स के अंदर डेवलप किए जाएंगे, जैसे स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, ये एक स्कीम है, इसके अंडर क्या है, इन वो क्लस्टर्स को डेवलप किया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो 2 टॉय क्लस्टर्स हैं वो करंटली इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश के अंदर ऑलरेडी। मतलब कि इस स्कीम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सभी क्लस्टर्स को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, जिसमें से ऑलरेडी कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में जो क्लस्टर्स चल रहे हैं, इंप्लीमेंट हो रहे हैं, वो ऑलरेडी इस स्कीम के अंदर इंप्लीमेंट है। ठीक है, जो ये स्कीम है दैट इज द स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। नाम से समझ में आ रहा है कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को हमने रीजनरेट करना है। ठीक है, ये कुछ इंसेंटिव्स ऑफर करती है, जैसे स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, कुछ फैसिलिटीज का क्रिएशन जैसे कॉमन फैसिलिटी सेंटर, री हाउसिंग फैसिलिटीज, मार्केटिंग और ई कॉमर्स असिस्टेंट लोकल इंडस्ट्री को। ठीक है, देखो गाइस स्फूर्ति स्कीम आपको दोबारा बता दूं, इसका फुल फॉर्म है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। नाम से समझ में आएगा कि हम क्या चाहते हैं, जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है या जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है उनको हम रीजनरेट करें। अब हम रीजनरेट कैसे करेंगे, उनको स्किल डेवलप करा के, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करा के, या हम उनको कुछ ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करें जैसे री हाउसिंग फैसिलिटीज, कॉमन फैसिलिटीज, या उनके मार्केटिंग या उनके प्रोडक्ट को हम ई कॉमर्स से जोड़े। तो अगर ये सब चीजें हम उनको प्रोवाइड करेंगे तो हम कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है उनको हम रीजनरेट करें। हम क्यों चाहते हैं कि हम अपनी इंडिया की टॉय इंडस्ट्री को प्रमोट करें, क्योंकि इंडिया जो है टॉयज को इंपोर्ट करता है कितना, नियर अबाउट $1.5 बिलियन के, वो भी कहां से, जिसमें जो चाइना और ताइवान से नियर अबाउट 90% इंपोर्ट होता है। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि हमारा जो टॉयज पे भी जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है इंपोर्ट की, जिसमें जो 90% इंपोर्ट है वो कहां से होता है, चाइना और ताइवान से। इसके अलावा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्टडी की गई थी, जिसमें से ये बताया था कि जो 67% जो टॉयज इंपोर्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं टेस्टिंग सर्वे को फेल करते हैं। मतलब कि एक्चुअली अगर वो टॉयज जो आगे बच्चे यूज करेंगे, बच्चों की हेल्थ के लिए वो अच्छे नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से हम चाहते हैं कि हम लोकली अपने डोमेस्टिकली सेफ टॉयज को प्रोड्यूस करें। ठीक है, करंटली अगर हम देखा जाए इंडिया की जो टॉय इंडस्ट्री है वो अनऑर्गेनाइज है, मतलब कि ऑर्गेनाइज नहीं है। ठीक है, जिसके अराउंड और नियर अबाउट ओनली 4000 MSMEs हैं जो टॉय इंडस्ट्री है या टॉय को मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके अलावा टॉय मार्केट कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लेके आ सकती है थ्रू वोकल फॉर लोकल। इसके अलावा हम अपनी जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की स्पिरिट है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, जगा सकते हैं। इसके अलावा क्या स्टेप्स लिए गए हैं ताकि हम इंडिया की टॉय इंडस्ट्री को रीजनरेट कर सके। सबसे पहले नेशनल एक्शन प्लान फॉर इंडिया टॉय इंडस्ट्री स्टोरी, ताकि हम क्या कर सके, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर सके। और इसके अलावा जो लोकली डोमेस्टिकली टॉय मैन्युफैक्चर कर रहा है उसको हम कुछ फंडिंग भी प्रोवाइड कर सके, इंसेंटिवाइज कर सके। नेक्स्ट है कुछ इंटरवेंशंस गवर्नमेंट के द्वारा ली गई है जहां पे जरूरत है बाय फॉर टॉय इंडस्ट्री, किसमें 13 आइडेंटिफाइड हैंडीक्राफ्ट टॉय क्लस्टर में। ठीक है, इसके अलावा नेशनल टॉय फेयर को प्लान किया जा रहा है फरवरी 2021 में। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी क्या है, एज अ पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम टॉय मेकिंग एक इंट्रोड्यूस किया गया स्टूडेंट्स को फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड। ठीक है, मतलब कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी टॉय मैन्युफैक्चरिंग को मेंशन किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, जिसमें ये बताया कि 6th स्टैंडर्ड के बाद क्या है, हम बच्चों को टॉय मेकिंग में अलाउड करें, मतलब कि बच्चा अगर उसकी इच्छा है तो वो टॉय मेकिंग में जा सकता है। ठीक है, वो ऑप्ट कर सकता है। नेक्स्ट है प्राइवेट जनरेटिंग कंपनीज सीक SOPs ऑन इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट। ठीक है गाइस, ये जो हमारी न्यूज है क्या है, इकोनॉमी सेक्शन में कवर होगी। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं ये है क्या, प्राइवेट जनरेटिंग कंपनीज जिनको हम जेनकोस भी बोलते हैं, वो क्या कर रही है, SOPs चाहती है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट में। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं। जो प्राइवेटली ओन्ड पावर जनरेटिंग कंपनीज हैं उन्होंने सेंटर को रिक्वेस्ट किया है कि हमें कुछ ड्यूटीज में रिलैक्सेशन दिया जाए और हमें कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाए ताकि हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को एक्सपोर्ट कर सके नेबरिंग कंट्रीज में। मेरी बात आपको समझ में आ गई। इंडिया में जो डोमेस्टिकली अपनी पावर को जनरेट करती हैं वो चाहती है कि हम अपनी
जो पावर है उसको हम एक्सपोर्ट कर सके जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है कि जैसे म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, वहां पे हम पावर को क्या कर सके, एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन वो कंपनीज चाहती हैं कि हमें कुछ क्या कर सके, ड्यूटीज में रिलैक्स दो या फिर हमें कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करो। ठीक है, करंटली इंडिया क्या करता है, 1200 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता है, 450 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी नेपाल को एक्सपोर्ट करता है और नियर अबाउट 3 मेगावाट म्यांमार को एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा नियर अबाउट भूटान से 1200 मेगावाट पावर हम इंपोर्ट भी करते हैं। अब इस मूव का क्या सिग्निफिकेंस होगा, लेकिन अगर उन्हें कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी, जो हमारे इंडिया में पावर को प्रोड्यूस करती है कंपनीज, अगर उन्हें कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी तो इससे क्या, सबसे पहले इंडिया की जो पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कितनी है, 375 गीगावाट की, जबकि जो हमारी डिमांड कितनी है, नियर अबाउट इसकी हाफ है 184 गीगावाट की, जिसकी वजह से हमारी सरप्लस मतलब कि हमारे पास ज्यादा पावर प्रोड्यूस होती है और वो अनयूज रह जाती है। अनयूज अब वो वेस्ट चली जाएगी, वेस्ट करने से अच्छा क्या उसको एक्सपोर्ट कर दो। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, जो जनरेटिंग कंपनीज हैं उनको अलाउ कर रहे हैं कि आप अपने लॉसेस को ऑफसेट करके फॉरेन एक्सचेंज कमाओ। इसके अलावा हम कहते हैं कि आप क्या करो, कॉस्ट इफेक्टिव और रिलायबल पावर नेबर्स को प्रोवाइड कराओ जो हाईली डिपेंडेंट है किस पे, हाइड्रो पावर पे या फिर फ्यूल सोर्सेज पे। ठीक है, इसके अलावा इंडिया हेल्प कर रही है अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को स्ट्रेंथन करने में, ताकि हम चाइना की जो हेजेमनी बढ़ रही है या चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसको हम काउंटर कर सके। अब इंडिया का एफर्ट क्या है, ताकि हम रीजनल एनर्जी कॉर्पोरेशन में, ये आपको काफी पता ही होगा, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये इंडिया के द्वारा चलाया गया है, जिसके अंदर जो डील करेगा मिडल ईस्ट, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट कंट्री का। देखो सिंपल बात इसमें ये है, मैंने काफी बार डिस्कस किया है, इसके अंदर क्या है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, मतलब कि एक ही सन है भाई। ठीक है, बस कभी किसी जगह पे होता है, कभी किसी कंट्री में आता है। तो यही है कि जिस वक्त जिस कंट्री में ज्यादा अच्छे से आ रहा है तो वहां पे हम उसकी कैपेसिटी को कैप्चर कर सके, सोलर एनर्जी को कैप्चर कर सके। इस तरह हम इन सभी कंट्रीज को क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसका एम क्या है कि हम 140 कंट्रीज को कनेक्ट कर सके थ्रू अ कॉमन ग्रिड, ताकि हम सोलर पावर को ट्रांसफर कर सके। ठीक है, 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कुछ गाइडलाइन इशू करी थी कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, और एक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड किया था किस तरह से हम क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज पे। अभी 6th मीटिंग हुई है किसकी, ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग। ठीक है, गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन सा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिटी में कवर होगा। गवर्निंग काउंसिल में नीति आयोग की कौन कौन होती है आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि चेयरमैन होते हैं, हर एक स्टेट और हर एक यूनियन टेरिटरीज के चीफ मिनिस्टर होते हैं, विद लेजिस्लेचर, मतलब जिन यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर है उनके चीफ मिनिस्टर होंगे। इसके अलावा अदर यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। इसके अलावा कुछ एक्स ऑफिसर मेंबर्स भी होते हैं, स्पेशल इन्वाइटेड भी होते हैं। ठीक है, गवर्निंग काउंसिल ने अभी क्या काम किया है, इन्होंने काम किया है कि किस तरह से हम अपने नेशनल डेवलपमेंट की प्रायोरिटीज को, सेक्टर्स को, स्ट्रेटेजीज को हम किस तरह से देख सकते हैं और किस तरह से हम स्टेट्स को एक्टिवली इन्वॉल्व कर सकते हैं कि किस तरह से हम अपनी डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं। जो गवर्निंग काउंसिल है नीति आयोग की, वो प्रेजेंट करती है, एक प्लेटफॉर्म होती है कि किस तरह से हम इंटरसेक्टोरल, इंटर डिपार्टमेंटल और फेडरल इशू को डिस्कस कर सके, ताकि हम अपने जो भी हमारे नेशनल डेवलपमेंट, जो हमारे गोल्स हैं उनको हम जल्दी जल्दी अचीव कर सके और इम्प्लीमेंट कर सके। नेक्स्ट है मसूरन मेघालय इंडिया। देखो ये आपको पता ही होगा, ये वेटेस्ट प्लेस है वर्ल्ड में। हाउएवर अभी पिछले साल न्यूज आई थी कि अभी क्या है, ये पुणे का जो कौन सा एरिया है वो वेटेस्ट प्लेस हो गया है। ठीक है, महाबलीपुरम शायद यही नाम है। ठीक है, ये वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस है जिसमें एनुअल रेनफॉल कितनी आती है, नियर अबाउट 11,817 मिलीमीटर। हाउएवर एक स्टडी आई थी, उसने बोला कि अभी कहीं ना कहीं जो एनुअल मीन रेनफॉल है वो डिक्रीज हो रही है बिटवीन कब से 1973 से 2019 के बीच में देखने को मिला है कि जो एनुअली जो रेनफॉल हो रही है एवरेज, वो डिक्रीज ही हो रही है। अब क्या रीजन है, ऑफ कोर्स जो हमारा ओशन टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद जो हमारा वेजिटेशन कवर है, फॉरेस्ट कवर है, वो रिड्यूस हो रहा है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पिछले दो डिकेड से 20 साल। नेक्स्ट है कांडला फॉरेस्ट। अभी क्या जो कर्नाटका बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, इसने रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें वो कांडला फॉरेस्ट जो कि कहाँ पे है, पंचगागवली एस्चुरी जो कि कर्नाटक के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करा है। ठीक है, तो आपको पता नहीं कि कांडला फॉरेस्ट कहाँ पे, मतलब कर्नाटका में, और इसको क्या डिक्लेयर किया है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हम अगर किसी को टैग दे रहे हैं तो इसका मतलब कि वहां पे प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन एफर्ट्स को हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, कांडला लोकल नेम है ऑफ, वहां पे क्या है, मैक्सिमम आपको मैंग्रोव वेजिटेशन दिखेगी, वहां पे काफी घनी वेजिटेशन मिलेगी अलोंग द कर्नाटका कोस्ट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, वो रीजन होता है जहां पे मेनली बहुत ज्यादा स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज हो, मतलब कि नियर अबाउट 1500 स्पीसीज वहां की एंडेमिक हो, मतलब कि जो वहीं की ओरिजिनेटेड हो,
और वहां पे सीरियस लेवल ऑफ हैबिटेट लॉस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्टीनियम। ठीक है, अभी क्या है देखो, साइंटिस्ट ने रिपोर्ट करी है कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो एलिमेंट 99 की है, जिसको हम इंस्टीनियम बोलते हैं, जिसको नेम किया गया था आफ्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, साइंटिस्ट हैव रिपोर्टेड सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट 99 इन द पीरियोडिक टेबल कॉल्ड इंस्टीनियम नेम्ड आफ्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन। इसको 1952 में डिस्कवर किया गया था, कहाँ पे, फर्स्ट हाइड्रोजन बॉम्ब के डब्बीज में। ठीक है, देखो इंस्टीनियम है क्या, एक हमारा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 99 है। ठीक है, इसको डिस्कवर किया गया था 1952 में। किसने डिस्कवर किया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। कब किया था, जब हाइड्रोजन बॉम्ब को एक्सपोज किया था, तो उसके बाद उसके डेब्रिज थे, तो उसमें इस एलिमेंट को डिस्कवर किया था। अभी क्या, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स डिफिकल्ट इन क्रिएटिंग और इसके आइसोटोप्स की शॉर्ट हाइफ लाइफ होती है और इसकी रेडियो एक्टिव की नजर से साइंटिस्ट ने क्या किया है, इस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसकी एटॉमिक अरेंजमेंट देखें तो ये काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन में और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में, लेकिन क्योंकि इसकी नेचर इस तरह की है, ठीक है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट इस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ठीक है, लास्ट आज की दैट इज द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है ताकि हम क्या कर सकें, लिंग्विस्टिक हमारे जो मातृभाषा उसको हम प्रमोट कर सकें और अपनी कल्चर डाइवर्सिटी को प्रमोट कर सकें और मल्टीलिंग। आपको पता है इंडिया जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, काफी डाइवर्सिफाइड कंट्री है, इतना डिफरेंट कल्चर्स है, मल्टीलिंग्विस्टिक कंट्री है। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है, इसको यूनेस्को के द्वारा प्रोक्लेम किया गया था 1999 में और इसको 2000 से हर एक साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन को हम इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है, जो इसका आइडिया था वो इनिशिएटिव था किसका, बांग्लादेश का। तो ये आपको पता होना चाहिए, बांग्लादेश का ये इनिशिएटिव था। बाकी 1999 में इस डे को डिक्लेयर कर दिया था यूनेस्को ने और 2000 से इसको हर साल बनाया जाता है 21 फरवरी को। इस साल का जो थीम था वो था फोस्टिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी, मतलब कि एजुकेशन और सोसाइटी में हम क्या चाहते हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करना। इसके अलावा ये यूएन इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इंडिजिनियस लैंग्वेज में भी कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको पसंद आए लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।